नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 दिसंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, टू द पॉइंट चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली इस आर्टिकल को मैंने यहां पर इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि यहां पर ना एक शब्द यूज हुआ है, तालिबान 2.0। अब ये 2.0 का मतलब हो जाता है कि भाई जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर बहुत समय पहले था, यानी कि 2001 के आसपास की बात करी जा रही है। फिर उसके बाद जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर एक स्थिर सरकार देखी गई। उसके बाद जब वापस अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, तो जो ये दोबारा कार्यकाल है तालिबान का, उसको 2.0 यहां पर राइटर बता रहे हैं। बट यहां पर ना मुद्दा जुड़ा हुआ है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित। देखिए, इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि जब 2001 के बाद से ना यहां पर तालिबान हट गया और फिर यहां पर एक सरकार आती है, उस समय महिलाओं के पास अधिकार क्या क्या थे। महिलाओं के पास अधिकार थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूरी तरीके से अधिकार था। अब वो शिक्षा जो है वो प्राथमिक स्तर पर भी हो सकती है और वो शिक्षा जो है वो कॉलेज के स्तर पर भी हो सकती है। यानी कि महिलाओं स्कूल भी जा रही हैं और उसके साथ साथ अपना यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन की, वो भी कंप्लीट कर पा रही हैं। इसी के साथ साथ बात करी जा रही है कि जॉब को लेके महिलाओं के पास अधिकार थे। महिलाओं को जिम जाने का अधिकार प्राप्त था, पार्क्स वगैरह महिलाएं जा सकती थी। अब क्या होता है कि जब अमेरिका के जाने के बाद से तालिबान जो है वो वापस अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य स्थापित करता है, तो यहां पर इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि करंट में वहां पर यह रूल निकाला गया कि जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज जाती हैं ना, उनको यहां पर बैन कर दिया गया है। और बेसिकली ये फीमेल्स के लिए यहां पर करा गया है। साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि स्टडीइंग अबव ग्रेड 6, यानी कि छठी क्लास से ऊपर पढ़ाई जो है लड़कियों के लिए नहीं, यहां पर उसको रोका गया है। दूसरा, जॉब रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए उनके, उसमें भी कुछ नियम कानून बना दिए गए उनके जॉब करने को लेके। उसी के साथ साथ जो वुमेन्स हैं उनको जिम के अंदर, पब्लिक पार्क्स में यहां पर बैन कर दिया गया है। अगर वो ट्रैवलिंग भी करती हैं, सोच लीजिए अगर वो यात्रा भी कर रही है ना, और उनके साथ कोई भी उनका जो मेल रिलेटिव है ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो इस पर भी यहां पर रोक लगा दी गई है कि वो अकेले यात्रा नहीं कर सकती। और ठीक जैसे 2001 के पहले जो अफगानिस्तान दिखता था, वैसा ही अफगानिस्तान यहां पर वापस से दिखने लगा है। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि देखिए, भारत जो है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है और इवन अफगानिस्तान की तरफ से भी कई बार ये स्टेटमेंट आता है कि हमें जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध हैं या जो भी हमारे संबंध हैं, हमें उनको अच्छा रखना है जैसे पहले थे। भारत का इतना ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में निवेश भी है, तो उसको भी भारत को देख के चलना है। तो ये सारी चीजें जब हो रही है ना, तो यहां पर राइटर बता रहे हैं कि भारत से अपेक्षा करी जाती है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर और ये जो महिलाओं की शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, इनको लेकर ना तालिबान 2.0 जो यहां पर है, इससे ये बात करें। जब भी अफगानिस्तान और भारत के बीच में ऐसी कोई मीटिंग होती है जहां पर आर्थिक संबंधों के ऊपर या रणनीतिक संबंधों के ऊपर बात होती है, तो भारत को ये वाले मुद्दे भी यहां पर उठाने चाहिए। देखिए, यहां पर राइटर बताते हैं कि बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो अभी अफगानिस्तान को ना, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको ऑफिशियली इन्होंने स्वीकार भी नहीं करा है, वो इसको एक्सेप्टेंस ही नहीं देते हैं। तो यहां पर भारत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब भी ऐसी कोई वार्ता हो तो वहां पर इन मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए कि देखिए, छठी क्लास से ज्यादा इनकी पढ़ाई, अगर आप नियम बनाना भी चाहते हो तो कम से कम ग्रेजुएशन तक के नियम बनाओ, या फिर जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं तो कम से कम अगर आप वहां पे लड़कियों को नहीं भेजना चाहते एक साथ, लड़के लड़की के साथ, तो कम से कम जो गर्ल्स के लिए अलग आप स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है वो यहां पर करनी चाहिए इनको। अब आप देखोगे जैसे यूएई की बात करते हैं या आप सऊदी की बात करोगे, तो वहां पर भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, जैसे ड्राइविंग का अधिकार हो गया। इस टाइप के जो अधिकार हैं, एटलीस्ट अफगानिस्तान धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को यहां पर दे सकता है। तो ये सारे मुद्दे यहां पर भारत को अफगानिस्तान के साथ मिलकर उठाने चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए, हेल्थ की बात होगी। सेकंड पेपर में हम लोग स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पर बात ना, इसके ऊपर याद होगा आपको, अभी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस करा था। वहां पर एक दवाई थी राइबोसिक्लिब के नाम से। तो वहां पर ऐसा देखा गया था, उस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया था कि राइबोसिक्लिब जो है, इसकी कीमत अराउंड 60,000 रुपए है।
तो एक केस स्टडी के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर इस आर्टिकल को समझाया था, जो उस आर्टिकल में निकला हुआ था कि एक महिला है, उसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, परंतु उसके जो हस्बैंड है उनकी टोटल ऐसी सैलरी बताई जा रही थी कि 75,000 रुपए सैलरी है महीने की। अब उसमें से 58 से 60 हजार रुपए की अगर केवल ये दवाई पर ही खर्चा हो जाएगा तो बाकी के खर्चे वो कैसे मैनेज होंगे। अब यहाँ पर वही आर्टिकल निकला हुआ है कि जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं ना, उसको अफोर्डेबल यानी कि एक आम आदमी तक वो कैसे पहुंच पाए, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, राज्यसभा के अंदर एक कमिटी है स्वास्थ्य को लेके, तो उसने एक अपनी रिपोर्ट पेश करी है जिसका नाम है कैंसर केयर प्लान एंड मैनेजमेंट। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि देखिए हाई कॉस्ट जो आपने कैंसर केयर का रखा हुआ है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं। तो यहां पर रिपोर्ट में पहली चीज तो यही बताई गई, मैं यहां पे नंबरिंग करता जाऊंगा, आप ना इसको अपनी कॉपी में शॉर्ट में लिख लो। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। में मुख्य उत्तर परीक्षा में अगर ऐसा टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा या ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाने पे क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हो। अब ये राज्यसभा के अंदर एक समिति की रिपोर्ट है, तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जब कैंसर होता है ना, तो जैसे मान लीजिए 100 व्यक्तियों को कैंसर है, तो 100 में से 40 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस कैंसर का इलाज कौन कौन से कारणों के साथ करा पाते हैं। पहला, यहां पर उनको इलाज के लिए जो पैसा चाहिए ना, वो या तो उसको उधार लेते हैं या वो अपनी कोई जमीन या खेत या जो भी उनके पास ऐसी वस्तुएं होती हैं बेचने लायक, उसको बेच के करते हैं, या फिर अपने मित्रों से या अपने जो परिवारजन होते हैं उनसे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं कि भाई आप अभी मदद कर दो, हम बाद में ये पैसा वापस कर देंगे। तो 40% केस, ये कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है। दूसरा, इस रिपोर्ट में बताएगा कि देखिए कई जगह पर क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो जाहिर सी बात है सरकारी अस्पताल में अगर कोई कैंसर का पेशेंट इलाज कराने जाता है तो देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, पहली चीज तो उसको बेड मिल जाए, है ना, उसको यहाँ पर एंट्री मिल जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। कई बार ऐसा आप देखते होंगे कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर बेड्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए वो सस्ते होते हैं तो हर आदमी चाहता है कि वहां पर अपना इलाज करा सके। दूसरा, जब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक उदाहरण के तौर पे आप समझो कि जैसे जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे जब प्रॉपर लॉकडाउन था और जिस भी व्यक्ति को कोविड होता था वो हॉस्पिटल में आता था, पर डे का ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए एक दिन के हिसाब से यहाँ पर चार्ज हो रहा था, ठीक है। कहीं कहीं पर हो सकता है 8,000 हो, 9,000 हो, बट ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए एक दिन का ये प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते थे। तो ये तो सोचो कोविड का केस था। जब कैंसर के केस की बात करते हैं तो वहां पर इस रिपोर्ट में आया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इनके जो बिल्स होते हैं कैंसर को लेके, ठीक है, तो उसमें वो बहुत अधिक होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। और यहाँ पर कमिटी बताती है कि देखिए इस चीज को ना आप सीरियस मतलब बहुत लाइट मत लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि 2020 में 1.54 मिलियन जो लोग थे वो कैंसर पेशेंट इंडिया के अंदर थे। अब सोचो इतना आबादी अगर कैंसर पेशेंट है और वो अपना इलाज सही से नहीं करा पाएगा, और सही से क्यों नहीं करा पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर किसकी कमी देखी जा रही है, धन की कमी। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरी फाइंडिंग मैं आपको बताता हूं, इसका सर्वाइवल रेट का इंपैक्ट। सर्वाइवल रेट पे क्या इंपैक्ट है? सर्वाइवल का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसे कैंसर है अब वो कैसे लड़ पाएगा अपनी उस बीमारी से। तो यहां पर दो देशों के उदाहरण लिए गए, एक इंडिया का, एक साउथ अफ्रीका का। बताया जाता है कि इंडिया में ना 65% और साउथ अफ्रीका में 45% चांसेस होते हैं उनके सर्वाइवल रेट के, उनके बच जाने के। बच जाने का मतलब कि एक तरह से यहां पर 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात कर रहे हैं। तो 5 साल किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो वो, यहां पर महिला की बात करी जा रही है और ब्रेस्ट कैंसर वाली महिला की, ठीक है, 5 साल वो जी पाएगी इसी कैंसर को लेके, तो उसके चांसेस होते हैं 65 और 45%। वहीं पे किसी हाई इनकम देश की बात करेंगे तो वहां पर 90% चांसेस होते हैं उस महिला के 5 साल के सर्वाइवल रेट को जीने के। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाई देखो वहां पर एक तो ये कारण होगा कि पॉपुलेशन कम होती है, तो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया हो जाती हैं। जब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होती हैं तो यही 60,000 की जो दवा है हो सकता है वहां पे 10,000 की मिलती हो या 5,000 की मिलती हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक तो खर्चा कम है, दवाई का खर्चा भी कम है और उनका अपना खर्चा भी कम है। इस वजह से जो डेवलप्ड देश है वहां पर ऐसा देखा जाता है। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। यहां देखिए WHO की एक रिपोर्ट है, इसको भी आप कोट करिएगा। यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के, अच्छा ये टाइप होते हैं, HER2 करके एक टाइप है इसका, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जैसे जो प्रोटीन वगैरह होता है ना, तो उसकी ऐसा कमी देखी जाती है। और एक आपने टाइप सुना होगा HR+,
ये दोनों ही टाइप ब्रेस्ट कैंसर के टाइप हैं। HR+ में बेसिकली क्या विकसित होने लग जाता है, ट्यूमर विकसित होने लग जाता है। तो ये HRE2 जिसको भी, जिसके परिवार में भी महिला के अंदर ब्रेस्ट कैंसर निकलता है ना, तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पर आदमी की, उस व्यक्ति की 10 साल की जो उसने कमाई होती है ना, वो सारी खर्च हो जाती है उस कैंसर का इलाज कराने में। जबकि अगर यूएसए की बात करेंगे तो वहां पर मात्र 1.7 ईयर की जो कमाई होती है वो खत्म होती है। अब सोच के देखिए, कहाँ 10 साल और कहाँ 1.7 साल। तो यानी कि वहां पर जो ड्रग्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो भी सस्ती होगी, प्लस वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वो इसलिए भी सारी ट्रीटमेंट दे पाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। अब ये तो मान लीजिए केवल ड्रग्स की बात हो रही है, यहां पर यह भी बताया गया है कि जो अदर मेडिकल केयर होती है, अब मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, ठीक है, उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी चाहिए होती है, तो उसके भी कॉस्ट आप जोड़ो ना। आप केवल यहां पर इस दवा का कॉस्ट मत जोड़ो, आप ये वाला कॉस्ट भी जोड़ो जो उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा मेडिकल दवाइयों की भी जरूरत होती है। यहां पर देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया राइबोक्लिप के बारे में, पाल्बोक्लिप के बारे में, तो ये सब दवाइयां क्या होती हैं, ये क्या करेंगी, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल इन बॉडी, इसको स्लो करती हैं, यानी कि जो अनियंत्रित तरीके से जो कोशिका का निर्माण होता है ना, उसको कम करने का प्रयास करती हैं। तो अगर 1 महीने के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी रेंज देखिए, मैंने आपको बताया था ना, 48,000 से 95,000 रुपए का खर्चा आता है केवल 1 महीने का। अब यहां पर अगर आप बोलोगे कि तो दवाई वाली कंपनियों से पूछो, भाई इतनी महंगी दवाइयां क्यों आती हैं, आप इतनी महंगी 95,000 की दवाई क्यों बनाते हो, आप सस्ती दवाई बनाओ। बिल्कुल सही प्रश्न है। अब यहां पर जो फार्मा कंपनीज है ना, उनका कहना है यहां पर कि देखिए, पहली चीज तो कैंसर जैसी बीमारी या कोई भी ऐसा घातक बीमारी होती है, उसके लिए जब हम लोग ड्रग्स बनाते हैं ना, जब दवाइयों का निर्माण होता है, तो उसमें बहुत बार हमको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी बीमारी के लिए एक बार हमने एक्सपेरिमेंट करा हम सफल हो जाते हैं। तो लगातार इसके लिए पूरी पूरी हमको लैब्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्चर हैं, उनको रखना पड़ता है। तो उसमें ना बहुत ज्यादा यहाँ पर खर्चा आता है। यानी कि एक तरीके से जो इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहा है, ऐसा बोला गया कि $3 बिलियन का खर्चा इसमें आता है। तो फिर उसी खर्चे को निकालने के लिए ये कंपनीज क्या करेंगी भाई, दवाई का प्राइस क्या करेंगी, महंगा करेंगी। दूसरा यहाँ पर बताया जाता है कि इसलिए भी महंगी होती है कि देखो, अब मान लो ये वही सप्लाई और डिमांड वाली चीज आ जाएगी। अगर एक ही कंपनी मोबाइल बनाती, नोकिया का केवल मोबाइल मार्केट में आता, तो नोकिया आज अपने अकॉर्डिंग वो मोबाइल हो सकता है कि जैसे आज एप्पल के फोन बहुत महंगे कहे जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट में हजारों कंपनियां ऐसी आ गई जो मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती हैं, परंतु एक समय पे नोकिया की मोनोपोली थी। तो अगर वही कंपनी आज भी होती तो हो सकता है कि उसके मोबाइल 4 से 5 लाख में भी बिक रहे होते। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई, अगर जो दवाई जिस कंपनी ने बनाई है वो अपने पास क्या रखती है, उसका पेटेंट रखती है, वो किसी को देती नहीं है। तो एक ही कंपनी जब दवाई बनाएगी तो मार्केट में कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा तो रहेगी नहीं। तो उस केस में ये जो भी रेट लगाएगी वो लोगों को देने होंगे। तो यहां पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की बात आती है, ये भी एक कारण बन जाता है कि दवाइयां महंगी होती हैं। दूसरा, कंपनीज यहाँ क्या करती हैं, अब मान लीजिए जैसे कोविड का उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपने देखा कई सारे यहाँ पर वेरिएंट आए, जैसे डेल्टा वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन आ गया, अब ओमिक्रॉन के भी 2 सब वेरिएंट आ गए हैं। तो जिस तरीके से ये वेरिएंट वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है ना, म्यूटेशन कर लेता है, तो अब मान लीजिए कोई एक्स वैक्सीन है, ठीक है, वो पहले वाले कोरोना वायरस पे काम कर रही थी, परंतु डेल्टा वेरिएंट पे ये काम नहीं कर रही है। तो उस केस में अब जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी, अब तो उसकी वैक्सीन बिकनी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो इस पे काम नहीं कर रही। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई इसी वैक्सीन में ना थोड़ा बहुत केमिकल चेंज करके और फिर इस वेरिएंट के हिसाब से उस वैक्सीन को बना लेते हैं, और इसका भी पेटेंट वापस से इन्हीं के पास चला जाता है। तो यहां पर यह भी दिक्कत देखने को मिलती है। यहां पर शब्द यूज हुआ है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो वही होता है कि किसी वैक्सीन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको वापस से मार्केट में एक नए तरीके से उतार देना। तो अब आप बोलेंगे कि भाई इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है, तो अब आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर सरकार से बोला जाता है कि आप क्या करिए, आप जो कंपलसरी लाइसेंस होता है ना, उसको यहां पर लागू करवाइए। क्योंकि देखिए, जब जैसी, और ये कंपलसरी लाइसेंस किस चीज में लागू हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी आ जाए जो जनता में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे फैल रही है, जनता का हर वर्ग ना उसको बियर नहीं कर पा रहा, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उस केस में सरकार का कर्तव्य बनता है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करना। यानी कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है कोई उत्पाद, कोई वैक्सीन एक्स आई, अब मान लीजिए ये पेंडेमिक के रूप में बीमारी फैली हुई है, अब हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं कि वो एक्स को खरीद सके, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्स के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग यहां पर अलाउ कर देगी। तो मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, उसने एक्स बनाया है, तो ABC से बिना पूछे दूसरी कंपनियों को भी बोला जाएगा कि वो एक्स वैक्सीन को बनाए।
ठीक है, तो इसी को अनिवार्य लाइसेंसिंग बोलते हैं। जब भी कोई चीज उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होती है तो भी इसको लागू करा जा सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको स्वतः ही अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की पावर मिली। और वो पावर मिलती कहां से है? भारत पेटेंट अधिनियम 1970 के अंदर एक सेक्शन है 92, तो इस धारा से मिलती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए, 2 बार इस आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और द हिंदू में ये चीज पब्लिश हो चुकी है, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 6 पे आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं। यहां पर भी हम लोग हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहां पर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, जो कोरोना वायरस है, वापस से चाइना में तो इसने दस्तक बहुत अच्छे से दे दी है। प्लस यहाँ पर इंडिया में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, मास्क पहनना फिर से कंपलसरी कर दिया गया है। इस आर्टिकल में बेसिकली यहाँ पर ये निकला हुआ है कि देखिए, ये सब तो आंकड़े हैं जो आप एक बारी देख लो, इनको मैं बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग बुला ली है कोरोना वायरस की सिचुएशन के लिए। हम पहले से ही उसको टैकल कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस बार। अगर इंडिया की बात करें, टोटल एक्टिव केसेस अभी तक केवल 3408 देखे गए हैं। और अगर जिलों की बात करें कि वहां पर पॉजिटिव रेट कितना है, तो केवल एक ही जिला ऐसा है जहां पर 10% पॉजिटिव रेट है। उसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 5 से 10% के बीच में पॉजिटिव रेट है। कोविड वैक्सीन का जो कवरेज है वो अभी तक 219 करोड़ तक इसको फैलाया जा चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं कि 220 करोड़ के आसपास राउंड फिगर में कवरेज हो चुका है। और जो भी हॉस्पिटल है वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है कि एकदम से पेशेंट आने लग गए और उनके पास वो जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं वो है नहीं। तो इसके पहले कि ये स्पाइक हो इस चीज में, पहले से ही जो भी अथॉरिटीज हैं उनको ये वार्निंग दे दी गई है कि अपने अपने जो भी प्रयास हैं, एक्शंस हैं, वो स्टार्ट कर दिए जाएं लेना। दूसरा देखिए, यहां पर ना चाइना की अगर बात करें तो ये आप आर्टिकल में निकला हुआ है कि चाइना में इतने केसेस वापस से कैसे आने लग गए। अब इन्होंने पहले भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी, जीरो कोविड पॉलिसी, उसके बारे में भी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद भी जो ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 आया है ना, इसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एक तो इस वेरिएंट की खास बात ये है कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है, ठीक है। हालांकि इसका डेथ रेट इतना नहीं है, बट इसका ट्रांजिशन रेट बहुत हाई है। तो इसको ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देखिए, इस आर्टिकल में एक वर्ड यूज हुआ है, इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था आपसे कि ये प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ शब्द आ जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर वैक्सीन है, ऐसे ही चाइना ने ना अपने देश में बनी हुई वैक्सीन को यूज करा है। जैसे यहां पर आप देख पाओगे, कोरोना वैक, इसका नाम याद रखिएगा, सिनोफार्म, ठीक है। इनको भी पूछ सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। दोनों वैक्सीन की खास बात यह थी कि दोनों किस टाइप की वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो यहां पर यह प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो पूछ लेंगे कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है ना, वो कौन सी होती हैं, और आपके सामने स्टेटमेंट दे देंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हो, इसमें क्या करते हैं। देखो, कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है ना, तो वैक्सीन बनाई कैसे जा रही है? जैसे वैक्सीन के तो अलग अलग टाइप होते हैं। वैक्सीन का निर्माण इस वजह से होता है कि मान लीजिए जो भी हमारा बॉडी होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर होती है क्या? एंटीबॉडी। और एंटीजन एक शब्द होता है। एंटीजन मतलब जो बाहर से प्रवेश करता है। इसी एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एक एंटीबॉडी बना देती है। अगर हमारी बॉडी खुद से ही एंटीबॉडी बना देती तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद से एंटीबॉडी नहीं बना पाती है तो हमें बाहर से एंटीबॉडी लेना होता है, क्योंकि हमें उस एंटीजन से सुरक्षा लेनी है, ठीक है। पैथोजन आप समझते होंगे ना, पैथोजन, वायरस वगैरह को हम लोग बोलते हैं पैथोजन। एक तो तरीका होता है कि जीवित वायरस से हम लोग एंटीजन का निर्माण करते हैं, वैक्सीन का निर्माण करते हैं और फिर हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। एक होता है इनएक्टिवेटेड वायरस। इनएक्टिवेटेड वायरस या जीवाणु जो भी होता है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। या तो वो मृत हो चुका है, या उसका जो प्रजनन क्षमता होती है ना, उसको हमने खत्म कर दिया है। या तो वो मृत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, या उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको हमने खत्म कर दिया है। अब क्या करते हैं, मान लो उसकी प्रजनन क्षमता को हमने खत्म कर दिया, उस जीवाणु की या उस विषाणु की, और उसको हमने वैक्सीन के अंदर रखा। इस वैक्सीन को मानव शरीर के अंदर प्रवेश कराया। अब ये जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करेगा ना, तो पहली चीज इससे लाभ क्या है? ये प्रजनन कर नहीं पाएगा, तो अपनी नई कोशिकाओं का निर्माण यहां पर कर नहीं पाएगा, जो बहुत तेजी से हमारे बॉडी में फैलेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वायरस हमारे शरीर में आ गया, अब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो वैसे ही कमजोर हो जाती है, ठीक है। वो उसके अगेंस्ट में लड़ने लगती है, एंटीबॉडी जनरेट करने लगती है। परंतु अगर नहीं जनरेट कर पाई तो दूसरा कोई हल्का वायरस भी हमारे शरीर को प्रॉब्लम कर सकता है। बट इस केस में ये वाला जो वायरस है ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं। अब इनको अगर बात करी जाएगी
मारने की या फिर इनकी प्रजनन क्षमता को नष्ट करने की, तो ये प्रोसेस जो होता है ये दो तरीकों से होता है। एक तरीका तो होता है कि उस वायरस को गर्म कर दिया जाए, दूसरा तरीका होता है कि रसायन के माध्यम से। ठीक है, अब रसायन के माध्यम से कैसे आप कर सकते हो, आपने फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुना होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड रसायन होता है, इसी वायरस का संपर्क इससे कराया जाता है जो इस वायरस की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देगा। ठीक है, तो मोस्टली रासायनिक रूप से वायरस जो है उसको मृत या उसकी प्रजनन क्षमता को खत्म करा जाता है और फिर इसको हमारे शरीर में प्रवेश करा जाता है। तब ये जो एंटीबॉडी बनती है ये इसी एंटीजन से लड़ती है और हमारे शरीर को उस वायरस से लड़ने के लिए प्रभावी बनाती है। अब इसका ना नुकसान है। क्या नुकसान है, ध्यान से सुनो। ये जो विषाणु मैंने आपको बताया कि इनको रासायनिक रूप से नष्ट किया जाता है, तो ये आपका पहला प्रश्न होगा, ये रासायनिक रूप से मिलते कहाँ हैं हमको? तो सबसे पहली तो चीज है कि इनको उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विषाणुओं का संवर्धन होता है। तो पहले जो भी वायरस है ना, उसको लैब के अंदर उत्पन्न करा जाएगा, फिर उसको उत्पन्न करने के बाद मारा जाएगा या उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको नष्ट करा जाएगा। तो अब यहाँ पर पहला कंसर्न यही आ जाता है कि आप लैब के अंदर वायरस को बना रहे हो। एक तो वो वायरस जो मान लीजिए जानवरों के माध्यम से या प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, उसी से हमको खतरा है। दूसरा, आप उसी टाइप का वायरस लैब में बना रहे हो और ये लीक होगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर ये आता है। दूसरा, अब जैसे यहां पर जो ये वैक्सीन चाइना के अंदर यूज करी जाती हैं, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और ये किसके लिए है? कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस जो है, पहली चीज तो जब मानव के शरीर में आता है तभी वो उत्पन्न होता है, तभी वो पैदा होता है। पैदा इन द सेंस कि तभी वो एक्टिव होता है, राइट? या कोई भी वायरस होता है तभी तो वो एक्टिव होता है। जब तक उसको कोशिका नहीं मिलती तो वो एक्टिव नहीं होता है। बट यहां पर हमको उसको लैब में ही एक्टिव करना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर देखी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 8 पे आपको मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग डिफेंस की बात करेंगे, सुरक्षा की। अब आईएनएस मोरमुगांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसको हमारी नेवी में कमीशन कर दिया गया है। इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहां पर द हिंदू में अब इसके बारे में वृहद आर्टिकल निकला हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट बी क्या चीज है, ठीक है, कैपेबिलिटीज क्या है मोरमुगांव की। तो इन सब के बारे में हम लोग बेसिक से बेसिक चीजें जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, तो ये एक टाइप का क्या है, डिस्ट्रॉयर है। तो बेसिकली डिस्ट्रॉयर जो है वो होते क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग नेवी के ऐसे शिप्स की बात करते हैं जो लड़ाकू होते हैं, तो सबसे छोटा जो होता है उसको हम लोग फ्रिगेट बोलते हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रॉयर आते हैं और फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो विक्रांत है। अब यहां पे फ्रिगेट की बात करते हैं, तो इसमें डिस्ट्रॉयर में और एयरक्राफ्ट कैरियर में मेन अंतर क्या होता है? मेन अंतर केवल साइज का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फ्रिगेट है, ये है डिस्ट्रॉयर और ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, साइज का अंतर होता चला जाएगा। अब यहां पर जो ये मोरमुगांव है, ये एक टाइप का डिस्ट्रॉयर है। अब देखो, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मान लो आईएनएस विक्रांत है, ठीक है, वो कहीं पर भी विजिट करता है ना, तो ये हमारे नेवी के लिए तो ये मतलब एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ठीक है, ये पूरा गार्जियन है, तो हमें इसकी भी सुरक्षा चाहिए होती है ना, कोई दूसरी पनडुब्बी या कोई दूसरा जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो इसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली हमको जो शिप चाहिए होते हैं उन्हीं को हम लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। अब ये फ्रिगेट से ज्यादा इनके अंदर जो फायर पावर होती है, यानी कि मिसाइल्स लगी होती हैं, एंटी शिप गन्स होती हैं, वो लगी होती हैं, यहां पर रडार लगे होते हैं। और ये रडार कैसे होने चाहिए? हाई सेंसर रडार होने चाहिए, जो दूर से जितनी इनकी रेंज हाई होगी उतना ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षा दे पाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमको डिस्ट्रॉयर की यहां पर आवश्यकता होती है। एक बात कही जाए तो स्कॉट करने के लिए ये पूरे एयरक्राफ्ट को, फ्रिगेट इनको स्कॉट नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, तो हमें यहां पर डिस्ट्रॉयर बनाने होते हैं। अब ये डिस्ट्रॉयर जो होते हैं, इससे क्रूज मिसाइल्स की बात कर लें तो उनको भी लॉन्च करा जा सकता है। यहां पर डिस्ट्रॉयर की बात कर लें तो मान लीजिए कोई सबमरीन है, सबमरीन तो समुद्र के नीचे चलती है ना, अब जो ये डिस्ट्रॉयर होंगे यार, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, ये तो समुद्र के ऊपर चलेगा, तो यहां से मान लीजिए कोई सबमरीन भी, वो भी तो मिसाइल मार के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म कर सकती है। तो इसको भी खत्म करने की क्षमता किसके अंदर होती है? डिस्ट्रॉयर के अंदर। कहने का मतलब है कि एक जो समुद्र के ऊपर है और एक जो सबमरीन समुद्र के नीचे है, तो डिस्ट्रॉयर के अंदर यह भी कैपेबिलिटी होती है कि ऐसी मिसाइल्स उसके अंदर होती हैं जो सबमरीन को भी यहां पर नष्ट कर सकती हैं। तो डिस्ट्रॉयर आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहां पर बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट 15B को समझने से पहले एक बार मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्ट ये P15 जो है ये है क्या। बेसिकली P15 जो था ना, ये एक क्लास था, इसको हम लोग बोलते थे दिल्ली क्लास। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस दिल्ली, अब हर प्रोजेक्ट जैसे 15 यहां पर आएगा, फिर 15A हमने बनाया, फिर 15B हमने बनाया जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो हर चीज में क्या होते हैं, यहां पर जो तकनीक होती है वो डिफरेंट होती जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो अत्याधुनिक तकनीक होती जाती है। यहां पर हम लोग स्टेल्थ के फीचर ऐड करते जाते हैं, जो हमारी रडार की रेंज है उसको बढ़ाते जाते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो फायर पावर है उसको भी हम बढ़ाते जाते हैं। तो जब दिल्ली क्लास हमने बनाया था तो वो उसको हमने बोला था प्रोजेक्ट P15। इसके बाद हम लोगों ने 15A बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया कोलकाता क्लास। ये जो हम लोग नाम देते हैं ना, दिल्ली, कोलकाता, अब जैसे इसका नाम है विशाखापत्तनम, ये हम लोग देते हैं जैसे ये शहरों के नाम पे। और इस P15 क्लास में जैसे बात करी जाती है 15B में, तो यहां पर आपको पता है 4 जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको हमें बनाना है। तो जो सबसे पहला डिस्ट्रॉयर बनता है उसी के नाम पे पूरी क्लास का नाम हो जाता है। तो यहां पर कोलकाता क्लास की बात करते हैं, ठीक है। तो 15A में कोलकाता की बात करें तो कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, ये यहां पर डिस्ट्रॉयर हमने बनाए थे। अब कोलकाता सबसे पहला डिस्ट्रॉयर बनाया था तो हमने इस पूरे को नाम दे दिया कोलकाता क्लास। अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी हमने और ज्यादा आधुनिक कर दी तो हमने बनाया 15B। अब 15B के अंदर भी हमको क्या करना है, 4 डिस्ट्रॉयर बनाने हैं। पहला डिस्ट्रॉयर ऑलरेडी हम लोग कमीशन कर चुके हैं, तो इस पूरे 15B में जितने ये बनेंगे, है ना, विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत, ये सब किस क्लास के कहे जाएंगे, वो कहे जाएंगे विशाखापत्तनम क्लास के। इसी वजह से यहां पर आप देखोगे तो लिखा होता है विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर। तो मोरमुगांव किस क्लास का डिस्ट्रॉयर है, विशाखापत्तनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जितने भी ये 15B में आप डिस्ट्रॉयर देखेंगे ना, उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होंगी। क्या? इनकी जो लेंथ होती है ना, हर डिस्ट्रॉयर की लेंथ, यानी कि विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत, उसकी 163 मीटर की आपको लेंथ मिलेगी। अगर इसकी चौड़ाई की यानी कि विड्थ की बात करेंगे तो ये 17 मीटर आपको चौड़े मिलेंगे। ये कितना डिस्प्लेसमेंट की कैपेसिटी होती है, वो होती है 7400 टन की, ठीक है। ये सब में आपको कॉमन मिलेगी। अब जैसे अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये है अपना INS मोरमुगांव। यहां देखिए लेंथ कितनी आपको दिखेगी, 163, विड्थ 17 मीटर के आसपास, डिस्प्लेसमेंट 7400 टन, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 350 क्रू की कैपेसिटी है। अब अगर इसकी फायर पावर की बात करेंगे तो देखिए बराक 8 जो है, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस, यानी कि यहीं से वो किसी को भी शूट कर देगा, दूसरे शिप को, और यहां से किसी फाइटर प्लेन को भी शूट कर सकता है। क्रूज मिसाइल्स मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस यहां से लॉन्च करी जा सकती है। एंटी रॉकेट लॉन्चर्स यहां पर लगे हुए हैं। 127 mm की गन लगी हुई है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एंटी सबमरीन बताया था, तो RBU 6000 ये एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगा हुआ है, यानी कि यहां से नीचे भी ये फायर कर सकता है। सरफेस टू सरफेस भी है, सरफेस टू एयर भी है, और सरफेस टू एकदम वाटर भी कह लीजिए इसको। इनका जो डिजिटल नेटवर्क है, अब जाहिर सी बात है सारे कमांड्स वगैरह दिए जाएंगे, जहां पर भी थिएटर कमांड होगी तो उससे इसको कमांड मिलेगी। तो इसके लिए यहां पर जो नेटवर्क यूज हो रहा है ना, वो भी गीगाबाइट ईथरनेट बेस्ड शिप डेटा नेटवर्क, GESDN, ये भी बोलते हैं। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यहां पर यूज करा जा रहा है। इसी तरीके से ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज यहां पर करा गया है। मल्टीपल फायर जोन है, कई जगह से ये फायर कर सकता है, और कई जगह से अगर फायर आ रही है ना, तो उसको भी यहां पर टैकल करने की क्षमता है इसके अंदर। 75% देखिए इंडिजीनियस कंटेंट है, यानी कि हमने भारत से ही इसको बनाया है। 25% हमने चीजें बाहर से इंपोर्ट करी हैं। अब अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो जाहिर सी बात है, आपने अभी देखा तवांग में क्या हुआ, और चाइना लगातार जिस तरीके से, अभी आपने देखा जब अग्नि 5 मिसाइल का हमने परीक्षण किया था, तो उसके ठीक पहले बे ऑफ बंगाल में चाइना ने अपना एक एंटी स्पाई शिप भेजा था। उसके ठीक पहले हुआंग वांग 5 हम्बनटोटा बंदरगाह पे चाइना ने भेजा था। तो जिस तरीके से चाइना जो है वो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है, तो हमारे लिए इस डिस्ट्रॉयर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आज आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। अब चूंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट 15B पढ़ा है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए प्रोजेक्ट 75 क्या था, ठीक है। दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहा ईगल एक्ट, ये किस चीज से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का लगभग 1 साल हो गया है। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में वर्तमान परिदृश्य और भारत के लिए अफगानिस्तान के महत्व पर चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न है, कैंसर दवाओं की लागत
कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी नीतियां या हस्तक्षेप नियोजित किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी द हिंदू के अगले सेशन में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।